ऐश्वर्या शर्मा एक बार पुनः नई वीडियो के साथ। कल हमने उदारवाद का अर्थ और उदय विकास पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के रूप। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो उदारवाद के दो रूप है। परंपरागत उदारवाद, जिसके कई नाम हैं। इसको नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, चिरसम्मत उदारवाद भी कहते हैं और शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। और दूसरा रूप है सकारात्मक उदारवाद, जिसको हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। अब हम परंपरागत उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक है, उसको हम परंपरागत उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को परंपरागत उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित राज्य और मुक्त व्यापार का समर्थन कर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था इसने। देखो, इसने ये कहा था कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और व्यक्ति को जब ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी तो राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित हो जाएगा। और इसने ये कहा था कि व्यक्ति को मुक्त व्यापार का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। तथा राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। इन्होंने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक तो इसलिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, बुराई इसलिए कि ये लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए इन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। तथा राज्य का स्वरूप है उस समय नकारात्मक हो गया। नकारात्मक मतलब राज्य को ये काम नहीं करने चाहिए पे जोर नहीं दिया, नकारात्मक पर जोर दिया कि राज्य को ये अमुक कार्य नहीं करने हैं और राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। तो परंपरागत उदारवाद के मुख्य समर्थक हैं। कई बार एक दो के नाम पूछ लेते हैं। तो जॉन लॉक, हॉब्स, बेंथम, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर और थॉमस पेन, ये इसके परंपरागत उदारवाद के समर्थक थे। परंपरागत उदारवाद ने धर्म को व्यक्ति का आंतरिक मामला मानता है। देखो, उस समय चर्च का बोलबाला था और चर्च का जो पादरी होता था वो लोगों के जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करता था। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति का आंतरिक मामला हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह पूर्णतया स्वतंत्रता की मांग करता है। यह कहता है व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दो। ये निजी संपत्ति का समर्थक है। व्यक्ति जितना चाहे उतना कमा ले, चाहे कैसे भी कमाए वो। यह उदारवाद व्यक्ति के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। तो जो परंपरागत उदारवाद था वो व्यक्ति के किसी भी कार्य में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि इसने व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल दिया। व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है, इसलिए इसने व्यक्तिवाद पर बल दिया। मानव पर मध्य युग की धार्मिक व सांस्कृतिक बंधन पर मुक्ति से बल। मैंने आपको बताया ना, मध्य युग में क्या किया था कि चर्च और जो धार्मिक संस्था थी उनका व्यक्तियों पर बंधन बहुत था। पोप ये कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मेरी आज्ञा का पालन आप कर रहे हो तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, इसलिए व्यक्तियों को वो बेवकूफ़ बना रहा था। तो इसने कहा था कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो बंधन उस पर मुक्त होना चाहिए। मानव व्यक्तित्व का सीम मूल्य तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास। इसने ये कहा था कि व्यक्ति की आध्यात्मिक समानता, सारे व्यक्ति धर्म के मामले में समान है। चर्च है या चर्च का कोई पोप या पादरी जो भी है वो अन्य समाज के अन्य व्यक्तियों से उच्च नहीं है, सभी आध्यात्मिक रूप से क्या है, समान है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास कि व्यक्ति के जो इच्छित कार्य हैं उनमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनमें राज्य स्वतंत्र होना चाहिए। मानव की विवेकशीलता तथा अच्छाई में विश्वास। इन्होंने कहा मानव एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना अच्छा अपना भला बुरा आराम से जान सकता है, इसलिए राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथा प्राकृतिक अधिकारों व स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति में विश्वास पर बल दिया। उन्होंने कहा प्रकृति ने जो अधिकार दिए हमें, जो स्वतंत्रता दी है, उनमें राज्य को प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तथा संपत्ति, निजी संपत्ति जितनी व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है वो राज्य को करने देना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, अतः राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। इन्होंने कहा राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है। जैसे हम जॉन लॉक का दर्शन देखे ना, तो जॉन लॉक ने भी ये कहा है कि जब मनुष्य पैदा हुआ तो उसके पास 3 अधिकार थे, जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का। तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का अस्तित्व है, राज्य अस्तित्व में आया है। इसलिए राज्य क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का साधन है और व्यक्ति साध्य, और व्यक्ति के हित में ही राज्य का हित है। पूंजीवादी व्यवस्था, इसने पूंजीवादी व्यवस्था पर बल दिया। मुक्त व्यापार, व्यक्ति जितना चाहे उतने व्यापार करे और जितनी चाहे उतनी संपत्ति रख सकते, इसका इन्होंने समर्थन किया था। तो ये थी नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं।
अब हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है। यदि हम समाज में मान लो सब व्यक्तियों को एकदम आज़ाद छोड़ दे, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, तो क्या वो समाज नैतिकता पे आधारित समाज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने किसी को स्वतंत्रता दे दी तो उस स्वतंत्रता का व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। हमने कहा राज्य को सीमित कार्य करना चाहिए। यदि राज्य सिर्फ सीमित कार्य करेगा, मान लो एक अपने नागरिकों की सिर्फ रक्षा करेगा, तो वो जन कल्याण के कोई भी कार्य नहीं करेगा, और जनता के कल्याण के कार्य करना राज्य का कर्तव्य है। उदारवाद का आर्थिक समाज पूंजीपतियों की हितों की रक्षा करता है, सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा करता है, जिससे क्या होती है, धन कमाने की होड़ लग जाएगी। ये क्या करता है, पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे रहा है और सामान्य व्यक्ति क्या करता है, उपेक्षा। अब लोगों में धन कमाने की क्या लग जाएगी, होड़। सांस्कृतिक क्षेत्र में उदारवाद व्यक्ति उच्छृंखल बन जाएगा। यदि आपने सभी व्यक्तियों को अपने अपने रीति रिवाज परंपरा मन चाहे करने दिए, तो आप ये मानो कि व्यक्ति उन परंपराओं को तोड़ देगा और क्या बन जाएगा, उच्छृंखल बन जाएगा। ये तो ये थे, अब आज हमने पढ़े परंपरागत उदारवाद के अर्थ, विशेषताएं और आलोचना। अगले अध्याय में हम आधुनिक उदारवाद यानी सकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।